ये शायद 7वीं सीरीज है इसकी, पास्ट पेपर्स की। यहां तक हमने किए थे क्वेश्चंस लास्ट। इंजीनियर्स तक किए थे, सही है। 25 से आज करेंगे क्वेश्चंस। द एंटोनियम ऑफ इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट बोला जाता है साबित कदमी, या जो चीज परमानेंट हो, ठीक है, चेंज वगैरह ना हो, अपनी जगह से परमानेंटली रहे, उसको इंट्रांसिजेंट कहा जाता है। सही है। तो इसका भी एंटोनियम पूछा गया है, जिद पूछा गया है, इसका एंटोनियम क्या होगा? कंसिलेटरी। कंसिलेटरी का मतलब होता है, मतलब कंसेशन वगैरह से रिलेटेड है, कि मतलब अपनी बात वगैरह से पीछे हट जाना, सुलह कर देना, ठीक है। तो इसके इस सेंस में ये इसका एंटोनियम है। फिर है नेक्स्ट एंटोनियम म्यूटेशन का। म्यूटेशन भी हम पढ़ चुके हैं। म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? सडन चेंज। तो चेंजिंग के चेंज से रिलेटेड है ये म्यूटेशन का मतलब। तो इसका भी एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंसिस्टेंसी जो होता है, इसका मतलब होता है साबित कदमी, इस्तिकामत, जो किसी चीज के लिए अटल रहना। ठीक है। तो म्यूटेशन चेंज या अचानक से, तो इसका एंटोनियम कंसिस्टेंसी होगा। फिर दूसरा भी एंटोनिम है 27 में, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहा जाता है बैंक को, जो बिल्कुल बैंक कंगाल हो जाता है, उसको इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फिनेंशियली स्टेबल, जो स्टेबल हो। मतलब ये अनस्टेबल है, और ये होता है फिनेंशियली स्टेबल। द सिनोनिम ऑफ कंसेशन। कंसेशन वगैरह ये हम शॉप्स वगैरह पे मांगते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? अलाउंस वगैरह मुझसे ले रहे हैं, डिस्काउंट। सही है, कंसेशन। तो इसका इतना वो नहीं है। 29 इडियम क्या है? टू हैव अ स्टिकी फिंगर्स। ठीक है। टू हैव अ स्टिकी फिंगर्स का क्या मतलब? मतलब किसी गलत काम में, किसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव में, या किसी गलत सिचुएशन में आप भी इन्वॉल्व हो। ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है, बट इसका ऑप्शन जब भी आ जाए, ये आता है बीइंग अ थीफ। ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में, इसी काम में इन्वॉल्व है जो रॉन्ग है, उसमें आपके भी फिंगर्स इन्वॉल्व है, तो आपको भी थीफ तस्लीम किया जाएगा, या चोर तस्लीम किया जाता है। बीइंग अ थीफ इसका राइट आंसर होता है, टू हैव स्टिंगी फिंगर्स। अगर ये बीइंग अ थीफ ऑप्शन में नहीं आता, तो मतलब जो है ना, कोई ऑप्शन आपको इस रिलेटेड आएगा कि भाई किसी, जो है ना, नेगेटिव सिचुएशन में या डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टक हो जाए। सही। वरना बीइंग अ थीफ है, तो आपने फिर ये वाला जरूर करना। एमनसिपेशन किसे कहा जाता है? एमनसिपेशन कहा जाता है आजादी को, फ्रीडम। ठीक है। किसी को फ्रीडम को, ये जो वुमेन मार्च वगैरह होता है ना, उसमें ये वर्ड यूज किया जाता है, गिव एमनसिपेशन टू वुमेन, फ्रीडम टू वुमेन। ठीक है। फ्रीडम इसका सिनोनिम है। द सिनोनिम ऑफ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स, ये कोच पोस्टुलेट्स में भी बताया था कि ये हाइपोथेसिस होते हैं, नजरिए को कहा जाता है पोस्टुलेट्स। तो क्या है? हाइपोथेसाइज जो चीज होती है, उसको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। ठीक है। जो नजरिया वगैरह पेश किया जाता है एक्सपेरिमेंट वगैरह में। 32 क्वेश्चन क्या है कि विच फर्स्ट कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज विथड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एग्रीमेंट। ये 2015 की बात है, जो है ना, या 2017 की, 2017 की। ये पेरिस क्लाइमेट क्या होता है? हर साल क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कन्वेंशन होता है, एक बोर्ड है वो, हर साल क्लाइमेट चेंज की मीटिंग बुलाता है। जैसे अभी COP30 हुई थी ब्राजील में, जिसमें मरियम नवाज शरीफ भी गई थी। तो हर साल इनकी एक मीटिंग होती है डिफरेंट कंट्रीज में। तो पेरिस में एक दफा हुई थी, जिसको कहा जाता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या अकॉर्ड, जिसमें यह एग्रीमेंट किया गया था। डिफरेंट जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे, उसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई इस तरीके से हमने क्लाइमेट चेंज को, इसको रोकना है। तो वो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट ट्रम्प आए थे प्रेसिडेंसी ऑफ यूएसए में, तो उसने इस एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर दिया था। उसने कहा था क्लाइमेट वगैरह चेंज कुछ भी नहीं है, ये गर्मी, ये जो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा धुआं ना करें, इंडस्ट्रीज ना चलाएं, ये कुछ भी नहीं है। ये अभी भी ऐसा ही कहता है कि जो है ना, ये इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है गर्मी से, बारिशों से, मानसून से। तो आके इसने पहले पहले इस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर दिया था। तो पहला कंट्री पूछा जाता है कौन सा? वो यूएसए था, जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को विथड्रॉ किया था। सही हो गया। तो ये आपने ही याद रखना।
33 क्या एडियम में राइड द हाई हॉर्सेस, ये हमने शायद पढ़ा है वहां पे, वरना तो आपको वो हो जाएगा। राइड द हाई हॉर्सेस का क्या मतलब होता है? एरोगेंट। जो लोग एरोगेंट होते हैं, सुपीरियर होते हैं, लोग कम लोगों से बात करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है राइड द हाई हॉर्स, सुपीरियर के लिए। सही। बाकी इसका ये नहीं है कि गैम्बलिंग या बाट हार्स वगैरह। तो राइड द हाई हॉर्स का मतलब है एरोगेंस या सुपीरियरिटी। ये हम कर चुके हैं क्लासेस में, द एंटोनिम ऑफ फिल्दी। ठीक है, फिल्दी का मतलब क्या होता है? डर्टी, जो चीज खराब होती है उसको फिल्दी कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन। तो ये भी आपने याद रखना है, रिवाइज हो सकता है। 35 में व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्प? एम्प वर्ड जो है ना, ये यूज किया जाता है डेविल के लिए। ठीक है, एम्प वर्ड छोटा डेविल। हाँ ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंजल होगा, फरिश्ता। यहाँ पे ये मिसिंग वर्ड दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, कॉपी पेस्ट। द जूरी मेंबर्स डैश डैश फॉर ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर साइनिंग द वर्डिक्ट। जो वर्डिक्ट थी उससे पहले कुछ टाइम जो जूरी थी, जो मेंबर्स थे जूरी के, जुडिशरी के, वो क्या कर रहे थे? आप यहाँ पे मिसिंग वर्ड है, डेलिब्रेटेड, एक्सीडेंटल, डेफर्ड, क्या क्या चीजें थी? तो जूरी मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर ऑलमोस्ट, ये ए ऑप्शन होगा। डेलिब्रेट का मतलब होता है, मतलब किसी चीज को आप केयरफुली वॉच कर रहे हैं, किसी चीज को आप केयरफुली जो है ना देख रहे हैं। तो वो कोई भी वर्डिक्ट जब भी जो है ना जजेस वगैरह देते हैं, तो वो जो क्या कहते हैं, कॉपीज वगैरह होते हैं, उनको केयरफुली डेलिब्रेट किया जाता है। सही, ना कि वो एक्सीडेंटली या डिफर्ड किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है या कैंसिल किया जाता है। बट जूरी मेंबर्स क्या करते हैं? डेलिब्रेट उसको पढ़ते हैं पहले केयरफुली। तो इसमें ये वर्ड जो है ना फिट हो रहा है, द ज्यूरी मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर साइनिंग द वर्डिक्ट। ठीक है, उन्होंने मतलब उसको केयरफुली वॉच किया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जो है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए, ये चीज होती है, उसके बाद वर्डिक्ट साइन की जाती है फाइनल, जजेस के अकॉर्डिंग। सही है, तो ये इसमें फिट हो रहा है बेस्ट। अच्छा, 37 ईडियम है ये भी, टू कैच द टार्टर। ठीक है, टू कैच अ टार्टर का क्या मतलब होता है? मतलब किसी ऐसे बंदे के साथ डील करना, या किसी ऐसी चीज के साथ डील करना जो बहुत ही इंतहाई डिफिकल्ट हो। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो उसके लिए क्या कहा जाता है? टू कैच अ टार्टर, टू डील विथ सम आर समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली आर ट्रबलसोम आर पावरफुल। मतलब जो चीज बहुत ही या तो खतरनाक हो, या तो बहुत ही परेशान करनो, या बहुत ही ज्यादा आपसे पावरफुल हो, तो उसके साथ डील करना क्या होता है? इंतहा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, टू केच अ टॉर्टर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द एंटोनिम ऑफ एक्सटीन्यूएट, एक्सटीन्यूएट का मतलब होता है एक्सटर्मिनेट करना, किसी चीज को खत्म कर देना बिल्कुल। ठीक है, तो प्रील्यूड का मतलब होता है फिर दोबारा से शुरू करना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आंसर बता देता हूँ। 39 क्वेश्चन क्या है? द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन 19 सितंबर 1962। कभी इसका डेट पूछी जाती है, ईयर पूछा जाता है, और कभी जो वेस्टर्न किसको दिए गए, ईस्टर्न ईस्टर्न रिवर किसको दिए गए, ये मैंने डिटेल में इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे इसने डेट भी दी हुई है, साल भी दिया हुआ है। अभी पूछ रहा है कि ये किन के दरमियान हुई थी, कौन थे दो लोग इंडिया से, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। तो इंडिया से कौन था और पाकिस्तान से कौन था, ये आपने याद रखना है। इंडिया से था जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान से था अयूब खान। सही है, क्योंकि 1960 में कौन था प्रेसिडेंट? अयूब खान था। सही है, जुल्फकार अली भुट्टो वगैरह नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी कराची में 19 सितंबर 1962 को। और इसको ब्रोक किसने किया था, ये भी बता चुका हूँ, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था यहाँ पे, जिसने इनकी सुलह करवाई थी, पानी का मसला हल करवाया था। जिसमें जो वेस्टर्न टाइप ऑफ रिवर थे, ये भी आपने कभी कभी ये पूछते हैं कि कौन से रिवर पाकिस्तान को मिले थे, वेस्टर्न, और इंडिया को मिले थे ईस्टर्न रिवर। तो वेस्टर्न में ये मैंने बता चुका हूँ, इंडस, झेलम, चिनाब। इंडस, झेलम, चिनाब ये पाकिस्तान को मिले थे। सतलज, रावी, ब्यास, ये तीन रिवर इंडिया को मिले थे, ये ईस्टर्न रिवर कहलाते हैं, ये वेस्टर्न रिवर कहलाते हैं। तो ये 6 रिवर्स की डिवीजन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी जिनको कहा जाता है, 1960 में ये हुआ था। ये तो इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी से। उसके बाद 40 क्वेश्चन क्या है कि द ट्रेन वेंट डैश डैश द टनल। जो भी आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे टनल बना हुआ होता है,
वहां से ट्रेन गुजरती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए प्रेपोजिशन क्या आएगा, आपको लगेगा कि अंडर आएगा। अंडर आपने नहीं करना है, सही है, आपको लगेगा अंडर आएगा। बट आपने इस जो है ना फॉर्म ऑफ सेंटेंस में जब भी आ जाए तो आपने याद रखना है द ट्रेन वेंट थ्रो द टनल। ठीक है, थ्रो द टनल आपने याद रखना है, ये एग्जैक्ट प्रेपोजिशन है इस जुमले में। जो भी चीज किसी टनल वगैरह से गुजरती है तो उसके लिए थ्रो लगाए जाते हैं, सही। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ये याद रखना, ये आ सकता है वैसे पेपर में भी कंफ्यूज करने के लिए। 41, ये भी हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं, द सिनोनिम ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये सेम वर्ड भी दिया हुआ है, ये आपको पता हो। अच्छा, ये कुछ जो है ना सेंटेंसेस हैं इमेजिनरी, इफ यू हेड फॉलो द रूल्स यू डैश डैश डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर याद रखनी है, अगर इफ के साथ हेड लगा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ इसको कहा जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट सेंटेंसेस में है। दूसरा सेंटेंस अगर आपसे वो मांग रहा है तो आपने याद रखना है इसमें वुड, एक स्ट्रक्चर होगी वुड, प्लस होगी हैव, प्लस होगी बीन। ठीक है, वुड हैव बीन जो है ना ये लगाया जाएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म इसमें भी लगाई जाएगी। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इससे एरर आती है, सही है। हेड प्लस V3 अगर पहले सेंटेंस में उसने दिया है, जैसे यहाँ पे देखें, इफ यू हेड फॉलोड द रूल, ये क्या है, हेड प्लस V3 है। तो अभी हमें स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म तो इसने डिसक्वालिफाइड दे दी है, थर्ड फॉर्म है। बीच में हमें चाहिए वुड हैव बीन, तो इसमें क्या है, विल नॉट बी, ये नहीं होगा, वुड नॉट बी, ये वुड है बट इसके साथ बी लगा है, हमें बीन चाहिए। विल नॉट हैव बीन तो ये भी गलत है, यहाँ पे देखें वुड नॉट हैव बीन, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है जो हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। इफ यू हैड फॉलोड द, कोई भी जुमला हो स्ट्रक्चर जहन में बिठाएं आपका करेक्ट हो जाएगा। वुड नॉट हैव बीन डिसक्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ही डैश डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, तो ये नहीं आ सकता, बट इसकी स्ट्रक्चर फिर बता देता हूँ। सिंस और फार की एरर आपने याद रखनी है, जिसके साथ फार और कभी सिंस भी लगा के देते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इनके साथ जो वो आता है टेंस आता है, वो आपने याद रखना है हेज। ठीक है, या हेड प्लस बीन होगा, हैज के साथ हैव भी हो सकता है, हैज हैव ये सिंगुलर प्लूरल को दिखाते हैं। बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, या इंग फॉर्म ऑफ वर्ब भी जिसको कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे फार दे दिया है इसने, तो अभी हमें जुमला क्या चाहिए, ही डैश डैश डेली एक्सरसाइज डेली, नो ही वाज एक्सरसाइजिंग भी नहीं होगा, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ ईयर नाउ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये स्ट्रक्चर सिंस और फार अगर लगाया हुआ है तो उसके साथ टेंस कौन सा आता है, हैज या हैव बीन, और इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, ये वाला सी ऑप्शन इसके साथ करेक्ट होगा। 44 जो है ना क्वेश्चन, देर इज नो पॉइंट डैश डैश आर्गुइंग, मतलब आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको लगेगा कोई और प्रेपोजिशन, बट आपने इसमें भी ध्यान देना है, ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा प्रेपोजिशन की एरर है। तो इसमें लगाया जाएगा इन, देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, देर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, ये वाला याद रखना है। इसके बाद एंटोनिम ऑफ स्टेल, जो बासी वगैरह होते हैं या जो स्पॉइलेज फूड होता है उसको स्टेल कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा फ्रेश। सही है, क्या होगा, फ्रेश होगा। तो ये कुछ 45 थे, ये पता नहीं कौन सा पेपर था, देख लेते। इसके आधे हमने लास्ट सीरीज में किए थे। ये फिजिक्स के लेक्चरार के ओवरऑल पेपर थे एसपीएससी में, उनसे एमसीक्यूज निकाले हुए थे। अभी हम कुछ नेक्स्ट करते हैं, ये बॉटनी के लेक्चरर के एसपीएससी के पास पेपर्स हैं, इनसे जो हमारी काम की चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम टू रन बिटवीन सफा एंड मरवा। सफा एंड मरवा के दरमियान जो हाजी चक्कर लगाते हैं, अभी जुलहज का मंथ आने वाला है, तो हज पे जाएंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है साई। ठीक है, ये मैंने वैसे इस्लामियात में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, साई इनको कहा जाता है जो सफा एंड मरवा के दरमियान रनिंग की जाती है।
विच इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सूरा इन होली कुरान? होली कुरान में सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरा बकरा है। और सूरा बकरा का क्या मतलब होता है? द काउ। कभी कभी इसका मीनिंग भी पूछ लेगा, ठीक है। यह भी हमने पढ़ा हुआ है। द यूनिवर्सल डोनर हैज द ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? वो नेगेटिव होता है, ठीक है। यह भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सल डोनर का। यह भी हम अपनी क्लासेस में पढ़ चुके थे। एंटोनियम ऑफ डेक्सटोरस। डेक्सटोरस बोला जाता है स्किलफुल पर्सन को, ठीक है। जो इंतहाई स्किलफुल हो, एक्सपर्ट हो, उसको डेक्सटोरस कहा जाता है। तो इसका जिद क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा? इन एक्सपर्ट होगा। और ये सेम मैंने बताया हुआ है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट ईडियम है। क्वेश्चन नंबर 5, गेट यूर गोट। गेट यूर गोट ईडियम का क्या मतलब होता है? किसी को परेशान करना, ठीक है। किसी को इरिटेट करना, सही है। ये इरिटेट वर्ड आपने याद रखना है। जिस भी जुमले में लगा हुआ होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। इरिटेशन। गेट यूर गोट, यहाँ पे गोट वगैरह की कोई बात नहीं है, ये इसमें नहीं होना। टू सूट समन, किसी को पेसिफाई करना, किसी को आरामदा करना। टू इरिटेट समन, किसी को परेशान करना, तंग करना। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू पेसिफाई समन, ये दोनों सेम है, सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू इरिटेट समन। डैश डैश हिज प्रिंसिपल्स, ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, मतलब उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो वेरी केयरफुल रहता है। तो इसमें क्या होगा? विथ रिगार्ड, ये स्ट्रक्चर भी आपने याद रखनी है। विथ रिगार्ड ऑफ, विथ रिगार्ड ऑन। तो ये क्या फिक्स स्ट्रक्चर है? विथ रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल, या कोई भी जुमला हो, जब भी विथ रिगार्ड से शुरू होता है तो उसके साथ टू लगाई जाती है। विथ रिगार्ड टू हिज प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये रिपीट नहीं हो सकता विडनरी वगैरह में, बट आपका किया हुआ वो हो सकता है, कॉपी पेस्ट हो जाए। तो विथ रिगार्ड टू होगा, या विथ रिगार्ड टू ऑफ या ऑन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैमल व्हिच वाज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन टू मदीना? ये तो मैंने काफी दफा बताया क्लासेस में। किसवा जो कैमल था उसका नेम था जिसपे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेवलिंग किया करते थे, ठीक है। तो ये हमने काफी दफा पढ़ा हुआ। वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि जिनको फेट पे यकीन होता है कि भाई सब कुछ जो है ना किस्मत के बदौलत चल रहा है, तो उनको कहा जाता है फेटलिस्ट। क्या कहा जाता है? फेटलिस्ट कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक क्यों कौन होते हैं? जो क्या कहते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, जो है ना, और जो बुरी चीजें, ब्राइट चीजें देखते हैं, उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। जो डार्क चीजें देखते हैं, डार्क चीजों का मतलब हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, उनको पेसिमिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक जो हर लाइफ की एंगल को ब्राइट वे में देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव माइंड में देखते हैं, उनको ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। और जो डार्क या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उनको पेसिमिस्टिक कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड इन वुहान चाइना ऑन व्हिच डेट? पहला केस आपने सब ने देखा था कोरोना वायरस का, वुहान जो है ना चाइना में देखा गया था। तो ये इसकी डेट पूछ रहा है, ये 31 दिसंबर 2019 में पहला केस देखा गया था। बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी आपको क्लियर हो, ये शायद उस टाइम एसपीएससी का पेपर हो, तो उसमें इसने करंट अफेयर्स में दिया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय डैश डैश। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं 1933 में। ये जो पम्फलेट था नाउ एंड नाउ और नेवर, ये लिखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उसका नाम था चौधरी रहमत अली, सही है। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली उसका नाम था, जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फिक्स स्ट्रक्चर है। व्हाट डिड यू मेक डैश डैश द लेक्चर? अच्छा, मेक के साथ यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी जो ये जुमला कंप्लीट हो जाएगा? मेक के साथ आपने याद रखना है ऑफ आएगी। मेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कंप्रीहेंड करना या किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको इस लेक्चर से क्या अंडरस्टैंडिंग मिली, क्या चीज आपने सीखी उसके अंदाज में। क्योंकि देखें लेक्चर की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, तो इसलिए मेक के साथ ऑफ हम लगाएंगे, ठीक है। व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर? सही हो गया। तो ये भी इस फॉर्म में या डायरेक्ट आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेक के साथ ऑफ लगाया जाएगा। बोलने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट इसका मतलब क्या होता है? मेक ऑफ कंप्लीट का मतलब होता है मेक ऑफ का टू अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को कंप्रीहेंड करना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कि ये भी फ्रेज है, इडियम की तरह यूज होता है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का क्या मतलब होता है? यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह जलाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है हार्ड वर्क की। क्या हो रही है?
हार्ड वर्क की बात हो रही है। जो बंदे सख्त मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। वर्किंग इन द डार्क, नो भाई। वेस्टिंग टाइम, नो। स्टेइंग अप लेट टू स्टडी आर वर्क, मतलब रात देर तक जागना, कोई काम करना या स्टडी करना, तो उसके लिए यूज किया, क्योंकि ये भी हार्ड वर्क में आता है। तो इसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है, फ्रेज यूज किया जाता है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है। तो स्टेइंग ये ऑप्शन में आ जाए। स्टेइंग अप मतलब बहुत ज्यादा स्टडी करना, रात देर तक कोई काम करना, जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ, या हार्ड वर्क करना, तो उसके लिए यूज किया जाता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता, मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई वॉक डैश डैश बिफोर इट एंडेड। ठीक है। मतलब मूवी जो थी वो बहुत ही इंतहाई बोरिंग थी, तो मैंने क्या किया, वाक कर दिया। वाक के साथ यहाँ पे अभी फिर प्रेपोजिशन डाली हुई है, फ्रेजल वर्ब में आती है ये भी। बिफोर इट, जब अभी तक वो खत्म नहीं हुई है, बट मैंने वहां से वो कर दिया। तो वॉक आउट आपने याद रखना है। वॉक आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आधे में छोड़ के पीछे भाग जाना या निकल जाना। ठीक है। वॉकआउट हम करते हैं ना, वॉकआउट का क्या मतलब होता है, क्लास में भी होता था कि भाई वॉकआउट कर लें क्लास का। तो वो क्या होता है, क्लास चलता रहता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो ये क्या होता है, वॉकआउट होता है। तो इस फॉर्म में ये यूज किया गया है कि मूवी क्या थी, बोरिंग थी, तो हमने क्या किया, वॉक आउट कर दिया। ठीक है। वॉक आउट कर दिया मतलब मूवी तो चल रही थी, बट हम सब क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ये तो वॉकआउट होता ही है। व्हाट इज द व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ पीआईए, पाकिस्तान एयरलाइन जो है, इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, ये बनी थी 1955 में। तो इसका पहला नाम जो था वो था ओरिएंट एयरवेज, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान साथ में थे, तो ये ब्रिटिश का नाम था उस टाइम, जिससे एयरलाइंस चलती थी, ओरिएंट एयरवेज। सही है। तो फिर इसको 1955 के बाद पीआईए में तब्दील किया गया था, फिर एस्टेब्लिश किया गया था। तो पीआईए का पहला नाम क्या था, जो पाकिस्तान में एयरलाइंस थी उनको ओरिएंट एयरलाइंस कहा जाता था, ओरिएंट एयरवेज कहा जाता था। ठीक है। जैसे देखें, ये देखो, अभी ही हैज बीन वर्किंग हेयर से, ये भी क्या है, जो मैंने ऊपर बताई थी सिंस और फार की, तो यहाँ पे भी ये पूछ रहा है 2015। ये होता है जो है ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये आपने पढ़ा होगा। इसके साथ दो कोई भी ईयर वगैरह मेंशन है, 2015, 14, 12, 10, इसके साथ हमेशा सिंस लगाई जाती है। बट अगर कोई स्पेसिफिक टाइम उसने दिया हुआ है, जो है ना, उसके साथ फार लगाई जाते हैं, जैसे 7 डेज है। ठीक है। वीक के, उसके साथ फिर क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। इस पे कभी डिस्कस करेंगे सिंस और फार पे, बट इससे ये नहीं आती। बट यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वही फार देखें, ये इसके बाद हेज बीन वर्किंग लगाया हुआ है, जो ऊपर वाले सेंटेंस में उसने मिसिंग दिया था। सही। यहाँ पे सिंस लगाएंगे। इंट्रांसीजेंट जो ऊपर बताया था, इसका एंटोनिम ही शायद पूछा था। तो इंट्रांसीजेंट क्या होता है, जो परमानेंट चीजें होती हैं, साबित कदमी, इस फॉर्म में यूज किया जाता है इसको। तो फ्लेक्सिबल हो, अनयील्डिंग हो। अनयील्डिंग भी कौन से होते हैं, जो सरेंडर नहीं करते, हमेशा परमानेंट रहते हैं। तो सिनोनिम क्या होता है इंट्रांसीजेंट का, अनयील्डिंग होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ईयर डिड क्रिस्टोफर कोलम्स डिस्कवर अमेरिका। ये इंटरव्यू में ज्यादा पूछते हैं कि अमेरिका को डिस्कवर किसने किया था। क्रिस्टोफर कोलम्स ने किया था। ये इटालियन एक्सप्लोरर था या ट्रेवलर था, ये भी पूछा जाता है। क्रिस्टोफर कोलम्स जो था, ये किस कंट्री से बिलोंग करता था, इटली से था। इसको इटालियन भी कहा जाता है। ठीक है। इटालियन एक्सप्लोरर था। इसने सबसे पहले अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में। ठीक है। 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया था, या ट्रेवलिंग की थी वहां पे। जैसे इंडिया में जो है ना, वास्को दो गामा पहले आया था, पुर्तगाल का, ये बताया हुआ है। ठीक है ना, वास्को दो गामा ने सबसे पहले इंडिया पे पांव रखे थे। ठीक है। तो इस ये जो सेंचुरी थी 1400, ये इसमें लोगों ने पूरी दुनिया के ट्रेवलिंग की थी, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन्स को एक्सप्लोर किया था। तो क्रिस्टोफर कोलम्स इटालियन था, इसने सबसे पहले 1492 में अमेरिका को एक्सप्लोर किया था। व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू हजरत ओस्मान। हजरत ओस्मान का टाइटल क्या है, जुन्नुल नूरैन। ठीक है। सही हो गया, तो ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। फार क्राई फ्रॉम, इसका भी क्या होता है, फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम, किसी चीज से अलग, बिल्कुल इंतहाई डिफरेंट हो, तो उसके लिए फार क्राई फ्रॉम भी यूज किया जाता है।
द प्लूरल ऑफ थीफ, थीफ ये वहां पे पढ़ा हुआ है फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश में, थीव्स, थीव्स का प्लूरल एस नहीं लगाना है आपने, थीव्स होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए हैं, बट थोड़ी मिस्टेक होगी इसमें, एक कोई भी आप कर सकते हैं, थीव्स सही हो गया। तो थीव्स होगा THIE, एफ को हटा के आप VES लगाएंगे। ये मैंने आपको रूल्स भी बताए थे, जिसकी लास्ट में एफ होती है उनको VS में कन्वर्ट करो। अच्छा, 21 क्वेश्चन, ये भी ग्रामर से रिलेटेड है। द चिल्ड्रेन कुड नॉट स्टॉप डैश डैश। ये आपने फिक्स स्ट्रक्चर याद रखनी है, जब भी कुड नॉट आ जाए उसके बाद अगर आपसे जो क्या बोलते हैं वर्ब पूछे, कौन सी लगाई जाएगी, आपने सिंपली याद रखना है इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। कुड नॉट स्टॉप के बाद हमेशा जो है ना इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, जिसकी लास्ट में इंग होगी, या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ एक और स्ट्रक्चर भी आपको बताई थी, पास्ट पेपर्स में भी शायद की थी, लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड जो होती है, लुकिंग फॉरवर्ड तो इसके बाद भी हमेशा क्या आती है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये दो स्ट्रक्चर पेपर में आती रहती है, कुड नॉट स्टॉप, लुकिंग फॉरवर्ड, इन दोनों के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे। ऑप्शन में देखें, लाफिंग उसने दिया हुआ है, लाफ दिया हुआ है, लाफ्ट दिया हुआ है, तो आपको बताए फोर्थ फॉर्म मतलब इंग फॉर्म, तो लाफिंग, ए वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, स्ट्रक्चर है ये ग्रामर में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि वाई कायदे आजम सेड दैट द कश्मीर इज अ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लाइफ लाइन क्यों है, क्योंकि ऑल 5 मेजर रिवर्स ऑफ द पाकिस्तान इज ओरिजिनेट फ्रॉम कश्मीर। तो कश्मीर ऊपर अपर रिपेरियन है, वहां से ये पानी आता है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, क्योंकि ये अगर वहां चला जाएगा तो हमारा पानी इंडिया बंद कर देगा, जिसका अभी तक वो धमकी भी देता है। 23rd क्वेश्चन क्या है, द बैटल ऑफ हजरत, सॉरी बोट ऑफ हजरत नूह ने जो बोट बनाई थी उसको कहा जाता है आर्क, ठीक है। आर्क कहा जाता है उसको, जो हजरत नूह ने बोट बनाई थी, और जिसमें कुछ एनिमल्स और कुछ लोग ही बैठे थे, उसके बाद जो पूरी पॉपुलेशन थी या पूरी कौम थी हजरत नूह की, और वहां पे फ्लडिंग आई थी और वो पूरी तबाह हो गई थी, इंक्लूडिंग हिज सन एंड वाइफ भी, ठीक है। तो आर्क कहा जाता है उसकी बोट को जो उसने बनाई थी अल्लाह के हुक्म से। द बैटल ऑफ सिफीन वॉज फॉट इन 37 हिजरी में, लड़ी गई थी हजरत अली और किसके दरमियान, माविया के दरमियान, हजरत माविया के दरमियान, ठीक है। ये आपको पता है। और अगर हजरत जंगे जमल पूछी जाए, तो जंगे जमल हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान लड़ी गई थी। द पुलिस डिपार्टमेंट सिस्टम वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय, पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, और कैलेंडर भी पूछा जाता है, हिजरी कैलेंडर भी शायद, ये दोनों आपने याद रखने, हिजरी कैलेंडर और पुलिस डिपार्टमेंट, ये किसने बनाए थे, हजरत उमर के दौर में बने थे, तो हजरत उमर ने इनको एस्टेब्लिश करवाया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ये तो हमने विटनरी में भी पढ़ा हुआ है, किसने दी थी, होगो दी व्राइस, इसने दी थी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। 8 मिनट हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लेक्चरर इंग्लिश की पोस्टें आई थी SPSC में, उनके डिफरेंट पास्ट पेपर से, यहाँ पे भी जो हमारे काम की चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा डिजर्ट, और हॉट कहा जाता है सारा डिजर्ट जो अफ्रीका में मौजूद है, उसको कहा जाता है बिगेस्ट एंड हॉट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नोन एज कॉल्ड रेड प्लेनेट, रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है मार्स को, सही है। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, सबसे छोटा कौन सा है, मर्क्यूरी, और रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। वीनस को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, इवनिंग स्टार हो गया। और उसके साथ अर्थ ट्वेन प्लेनेट भी इसको कहा जाता है, वीनस को, ठीक है, अर्थ ट्वेन प्लेनेट, ठीक है। तो रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 7 प्राइम मिनिस्टर के नाम याद करवाए थे। पहला प्रेसिडेंट आपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं करना है, पहला प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान का था वो था सिकंदर मिर्जा, सही है। सिकंदर मिर्जा पहले प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, क्योंकि इससे पहले कौन सा सिस्टम था पाकिस्तान में, गवर्नर जनरल का सिस्टम था, जिसके पहले कायदे आजम खुद थे, फिर ये 4-5 गवर्नर आए थे, उसके बाद इसने अबोलिश करके प्रेसिडेंटल सिस्टम डाला था पाकिस्तान में, और खुद बन गए थे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद मार्शल लॉ भी लगाई थी।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ की एयर वगैरह जो है, इसमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा है, आपने याद रखना है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है अर्थ की एटमॉस्फेयर में। ये काफी दफा क्वेश्चन आता है एवरीडे साइंस में। अगर पूछा जाए कौन सा कंपोनेंट है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है पूरी यूनिवर्स में, तो वो होता है हाइड्रोजन। ये एवरीडे साइंस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूएनओ को कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1945। ये डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन। यूएनओ को बनाया गया था। पाकिस्तान है इसको, जैसे आज़ादी के 14 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 30 सितंबर 1947 को हमने यूनाइटेड नेशंस को जाके ज्वाइन किया था। और पूछा जाता है जब पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था तो पाकिस्तान को अपोज किस कंट्री ने किया था? वो किया था अफगानिस्तान ने। यह भी एमसीक्यू आता है कभी कभी। सियाचिन ग्लेशियर जो है स्कर्दू में सिचुएटेड इन विच माउंटेन रीजन। कौन से माउंटेन रीजन में आता है? कराकरम माउंटेन रीजन में आता है। स्कर्दू में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर। जो है ना पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये कहाँ पे मौजूद है? स्कर्दू के इलाके में। और माउंटेन रेंजेस कौन सी आती हैं यहाँ पे? कराकरम आती हैं। ये आपने याद रखें। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड एट। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट? विद द हेल्प ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, कराची में। ठीक है, कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस बनाने में इसकी हेल्प किसने की थी पाकिस्तान की? ये भी याद रखिएगा, कनाडा। कनाडा जो था पाकिस्तान की हेल्प की थी उसने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में कराची में। ये 1972 की बात है। सही है, 1972 की बात है। पाकिस्तान में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था कराची में, विद द हेल्प ऑफ, अगर कंट्री का पूछा जाए तो कनाडा। सही है, कनूप भी कहा जाता है इसको, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। मोहम्मद बिन कासिम कनक्वेर्ड सिंध इन द ईयर ऑफ 712 में। मोहम्मद बिन कासिम जो है ना सिंध को फतेह किया था। जिसके बाद बाबुल जो है ना इस्लाम भी कहा जाता है सिंध को। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर द कुरान टू बी रिवील्ड। कुरान को कितने टाइम लगा था? यहाँ पे आप ऑप्शन देखे 24 नहीं दिया हुआ है। 23, 22, 21, 20। आपको बताया 23 साल कुछ महीने आपको पढ़ाए थे। अगर 23 नहीं देता 24 देता है तो फिर राउंड अप में हम 24 भी करेंगे, बट यहाँ पे देखे 24 नहीं है, 23 ही दिया है तो हम 23 करेंगे। ठीक है। विच इज द हार्टेस्ट प्लेनेट अवर सोलर सिस्टम। का हार्टेस्ट प्लेनेट भी किसको कहा जाता है? वीनस को। वीनस के तीन चार नाम्स मैंने बताए, मॉर्निंग, इवनिंग, अर्थ, ट्विंस प्लेनेट। और उसके बाद हॉटेस्ट प्लेनेट भी इसको माना जाता है। ठीक है, वीनस को। मार्स तो बता दिया, रेड प्लेनेट इसको कहा जाता है। व्हाट डज द वर्ड इस्लाम लिटरली मीन। इस्लाम की लिटरली मीन क्या है? पीस, रिलीजन, नन ऑफ दिस, सबमिशन। सबमिट तो जो है ना अल्लाह, अल्लाह के सामने सबमिशन दिखाना, झुकना, यही इस्लाम की लिटरल मीनिंग होती है। सबमिशन आ जाता है वर्ड, तो आपने याद रखना है। ठीक है। ही इज गुड डैश डैश प्लेइंग द पियानो। गुड की एक स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। गुड के साथ एट लगाया जाता है और उसके बाद अगर वर्ब पूछी जाए ना उसके बाद भी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अभी आप देखें ही इज गुड, यहाँ पे हमसे प्रेपोजिशन पूछा है। फिर देखें प्लेइंग उसने लगाया, प्ले नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर की फिक्स स्ट्रक्चर है कि गुड के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। जैसे इसने कभी कभी वो ये स्ट्रक्चर भी फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकता है कि वर्ब कौन सा लगाएंगे, प्लेइंग लगाएंगे। बट ही इज गुड एट, कोई भी बंदा किसी काम में बहुत ही ज्यादा मास्टर है, गुड है, अच्छा है, तो उसको क्या कहा जाता है? गुड एट प्लेइंग द पियानो। ठीक है। शबे मिराज का जो इंसिडेंट था ये कब टैक्स प्लेस कब आया था? तो ये आपको याद रखना है, 27 रजब को। ठीक है, 27 रजब को शबे मिराज का इंसिडेंट जो है ना हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं जो आप बार बार यूज करते हैं, जो कम खत्म नहीं होते हैं? दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये मैंने बताए हुए हैं आपको, नाम भी शायद बताए हुए हैं सबके। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख दे रहा है कि कौन से वो सोर्सेज हैं। मतलब रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं इनसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होती, मतलब एनवायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछ रहा है कि कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बिजली बनाई जाती है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। फॉसिल फ्यूल छोड़ दें, सोलर एनर्जी भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बिल्कुल सूरज से आप बिजली ले रहे हैं तो इसमें भी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो खराब नहीं हो रहा। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज में ये कोल वगैरह यूज होता है, जनरेटर यूज होते हैं, ऑयल यूज होता है, गैस यूज होती है, इन सबको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक, कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको आप एक टाइम यूज करेंगे, फिर दोबारा के लिए आपको वो दूसरी बार वो परचेज करना पड़ेगा। और इनके माहौल पे, एनवायरनमेंट पे इंतहाई बेड जो है ना इम्पेक्ट होता है। पोल्यूशन ज्यादा होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करने से। इंडस्ट्रीज में जो गैसेस वगैरह बनती है तो इनको फॉसिल्स फ्यूल कहा जाता है। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। बाकी सारे हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, हवा से जो बनाई जाती है, सोलर एनर्जी होती है, ये सब क्या होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहां तक करते हैं 15 तक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? ठीक है, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर रिलेटेड है। इसका जो है ना पूछा गया है, उनसे रिलेटेड है। तो URL का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपने याद रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है, URL को। तो यहां तक हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह यहां से डिस्कस करेंगे।